Good evening, students. I am going to explain first chapter of SST of class 7th. Here is the first chapter of history, where, when and how. कहाँ, कब और कैसे. यहाँ पे इस चैप्टर में मैं आपको फुल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, फिर अपलोड होने में टाइम लगता है. इसकी वजह से मैं काफ़ी पीछे हो गया है मेरा काम. तो अभी मैं आपको मेन पॉइंट इसके डिस्क्राइब करती हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले तो बताया गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इंडिया में, वो 2500 BC सिविलाइज्ड मतलब इनहेबिटेंट्स वहाँ के थे. उस टाइम ये फॉर्म हुई थी और 1500 BC यानी 1000 ईयर में ये डेमोलिश हो गई थी. ये काफ़ी वेल सेटल सिविलाइजेशन थी. कॉमर्स और एग्रीकल्चर इनका बेस था, लेकिन ये 1500 BC पे डिक्लाइन हो गई. इसका मतलब फॉलो होने लग गया कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से. अब हम यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर. मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ कंटिन्यूस सिविलाइजेशन सिंस 2500 BC. 2500 BC में ये 2500 BC से पहले ये सिविलाइजेशन बनी हुई थी, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन. ज़्यादातर पहले की सिविलाइजेशन रिवर वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी क्योंकि इनको वहाँ पे फर्टाइल लैंड और इरीगेशन के लिए प्रॉपर वाटर और अपने डेली नीड्स के लिए प्रॉपर वाटर मिलता था, जिसकी वजह से ज़्यादातर सिविलाइजेशन रिवर वैली सिविलाइजेशन थे. वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होता था और साथ साथ कॉमर्स ट्रेड भी अच्छा चलता था, व्यापार, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह बोट्स के थ्रू, शिप के थ्रू जा सकते थे. द सिविलाइजेशन डिक्लाइन अराउंड 1500 BC, लेकिन 1000 में ये सिविलाइजेशन जो है डिक्लाइन हो गया, प्रोबेबली ड्यू टू इकोलॉजिकल चेंजेस. इसके लिए कुछ मतलब हमारा वैज्ञानिक कारण नहीं था इसके लिए, इकोलॉजिकल जो पृथ्वी पे चेंजेस हुए, वातावरण में चेंजेस हुए, उसकी वजह से. ड्यूरिंग द सेकेंड मिलेनियम BC, पेस्ट्रोल्स आर्यन स्पीकिंग ट्राइब्स माइग्रेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इनटू द सब कंटिनेंट. उसके बाद इंडिया में आर्यंस आए एज दे सेटल इन द मिडिल गंगा रिवर वैली. फिर उसके बाद वो गंगा वैली में सेटल हुए. उन्होंने वहाँ के कल्चर को ही अपनाया जो पहले रिवर वैली के कल्चर थे. रिवर्स प्रोवाइड पॉलिटिकल बाउंड्रीज टू आवर कंट्री, और रिवर से उनको बहुत फ़ायदा होता था, और जिसकी वजह से ज़्यादातर जो इंट्रूडर भी आए बाद में, तो उन लोगों ने भी रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन को ही फॉलो करने की कोशिश की. साथ साथ उन्होंने कोशिश किया कि गंगा के मैदानी इलाके जो थे और जो पंजाब में जो दोआब का क्षेत्र था इधर मध्य प्रदेश में और साथ साथ पंजाब के, तो उन इलाकों में ही इन्होंने ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश की, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ पे काफ़ी रिच सिविलाइजेशन बन सकती है. काफ़ी रिच, वहाँ का एग्रीकल्चर भी वहाँ बहुत अच्छा था और ट्रेड भी अच्छा चल रहा था वहाँ पे. टर्म टू डिस्क्राइब सब कंटिनेंट, ये इंडियन सब कंटिनेंट की बात की गई है. इंडियन सब कंटिनेंट को पहले भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था पास्ट में. उसके बाद इसमें कंप्राइजिंग द प्रेजेंट 6 कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, इसमें 6 कंट्री थे जो आज हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये सारे इसमें इंक्लूड थे भारतवर्ष में. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान एंड बांग्लादेश. हिस्ट्री हैज़ गिवन अ वेराइटी ऑफ नेम टू इंडिया. हिस्ट्री में इंडिया के कई सारे नाम थे: आर्यदेश, आर्यव्रत, ब्रह्मराष्ट्र. द पर्शियंस गेव द नेम इंडिया टू द रीजन वाटर्ड बाय द रिवर सिंधु. सिंधु रिवर, इंडस रिवर जिसको बोलते हैं, उसके बेस पे पर्शियंस ने इसको नाम दिया इंडिया. द पर्सिस यूज द टर्म सब सिंधु फॉर इंडिया विच रेफर टू द रीजन ऑफ 7 रिवर्स ऑफ सरस्वती टुगेदर विद गंगा एंड यमुना. इसमें 7 नदियों का संगम था यहाँ पे, सरस्वती, गंगा, यमुना और भी रिवर्स थी. द ग्रीक हिस्टोरियन यूज द टर्म इंडोस ओनली फॉर पर्शियन एम्पायर, बट लेटर ऑन दिस वर्ड वॉज यूज फॉर होल कंट्री. बाद में इंडस को पूरे इसके लिए यूज़ किया गया, इस इंडस वर्ड का यूज़ किया गया पूरी कंट्री को डिनोट करने के लिए. और उसके बाद चाइना में इसको त्यांचू के नाम से बोला गया इंडिया को. टाइम टू टाइम डिफरेंट नेम्स इंडिया के लिए, सब कॉन्टिनेंट्स के लिए यूज़ हुए. मिडावल पीरियड में, मिडावल पीरियड रेफर टू द टाइम पीरियड बिटवीन द 18th सेंचुरी. अब हमें यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि मिडावल पीरियड कब से शुरू हुआ और कब तक था. ये 8th सेंचुरी में शुरू हुआ और 18th सेंचुरी यानी 10th सेंचुरी इसका ड्यूरेशन था. द वर्ड मिडावल स्टैंड फॉर द मिडिल एज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडावल? यानी मध्यकालीन, बीच की अवस्था. तो ये मिडिल एज. एज दिस एरा इज नोन फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस दैट टुक प्लेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स इन द इंडियन सोसाइटी. और इस ड्यूरेशन में काफ़ी सारे चेंजेस हुए इंडिया में. द ब्रेकिंग ऑफ मुगल एम्पायर एंड कमिंग ऑफ ब्रिटिश इनटू पावर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी. और इसी बीच में हमारे यहाँ मुगल भी आए भारतवर्ष में, और साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर ने भी यहाँ अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया. एवोल्यूशन ऑफ मैनी रिलीजियस and social tradition, cultures and administrative system took place in this period. People were busy in writing holy books, letters and text. They wrote history of rulers, petition and teaching of saint and registers for account and taxes. अभी जो पहले जो लिखे हुए बुक्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे, उनसे ही पता चला हमें कि पहले के टाइम का क्या था. ये लिटरेचर सोर्सेस थे और भी दूसरे सोर्सेस थे जो
उनके बेसिस पे पता चला हमें कि पहले के किंगडम्स में सोशल लाइफ कैसी थी, कल्चर वहाँ का कैसा था, इकोनॉमिक वैल्यूज़ क्या थे, मॉरल वैल्यूज़ लोगों के क्या थे। देयर वर मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन यूरोप एंड एशिया। इस दौरान बहुत सारे चेंजेस आए। दिस चेंजेस अल्टर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन यूरोप एंड एशिया, और इन चेंजेस की वजह से यूरोप और एशिया का रिलेशन चेंज भी होता रहा और एक अफेक्ट पड़ता रहा हमारे लोगों के पैटर्न पे। मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या था इस पीरियड में, मिडाइवल पीरियड में? आफ्टर दैट डेथ ऑफ हर्षा, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस इंडिपेंडेंट किंगडम्स। हर्ष, राजा हर्ष के डेथ के बाद इंडिया का जो किंगडम था काफ़ी सारे पार्ट में डिवाइड हो गया। मोस्ट ऑफ विच वर रूल्ड बाय राजपूत, और जो राजपूत जिस पे शासन करते थे। द राजपूत वर इन कांस्टेंट स्ट्रगल, लेकिन राजपूतों की एक प्रॉब्लम थी कि वो आपस में स्ट्रगल करते थे अपने किंगडम को फैलाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। दे आर वीक इन ईच अदर बाय कांस्टेंट फाइटिंग, वो आपस में एक दूसरे को कमज़ोर बनाते थे, आपस में ही लड़के अपने किंगडम को फैलाने के लिए। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी आपस की ही ताकत कम हो गई, जिसकी वजह से मुगल्स को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई आने के लिए। महमूद ऑफ गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स। महमूद ऑफ गजनी ने 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किया, इंडिया पे आक्रमण किया और यहाँ से काफ़ी सारा पैसा सोना लेके वो वापस गया। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे राजपूत के राजा थे पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ द राइन, उसमें उनको डिफीट किया। दिस बैटल प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, और ये बैटल जो था टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इसके बाद से ही मुस्लिम एम्पायर का यहाँ पे फाउंडेशन पड़ा। मैनी डायनेस्टीज ऑफ मुस्लिम रूलर्स केम इन पावर टू रूल इंडिया, और इसके बाद ही मुस्लिम रूलर्स ने यहाँ पे अपने पैर फैलाए और उसके बाद धीरे धीरे उनकी डायनेस्टीज़ यहीं पे सेटल हो गई। उसमें स्लेव डायनेस्टी थी, खलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद्स एंड लोदीज। द पीरियड ऑफ रेन ऑफ दिस डायनेस्टीज इट टर्म एज दिल्ली सल्तनत, और इस डायनेस्टी के पीरियड को दिल्ली सल्तनत बोला गया। आफ्टर द दिल्ली सल्तनत द मुगल्स केम इनटू पावर, उसके बाद मुगल्स पावर में आए। बाबर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल्स इन इंडिया डिफीटेड द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसके बाद बाबर आए जिसने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। उसकी डेथ के बाद बाबर यहाँ सक्सीड हुआ उसका बेटा हुमायूं, बट ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी, लेकिन शेर शाह सूरी ने उसको हरा दिया। अफगान चीफ था वो कन्नौज के बैटल में। हुमायूं लॉस्ट हिज एम्पायर एंड वेंडेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हुमायूं यहाँ से वापस चला गया अपनी कंट्री, और काफ़ी स्ट्रगल किया उसने अपने आप को दोबारा मजबूत करने के लिए। और उसके बाद जब वो वापस आया, अकबर उसका बेटा कंसोलिडेट द पॉलिटिकल पावर एंड टू एक्सटेंड द मुगल एम्पायर ओवर द वोल नॉर्थ इंडिया, लेकिन अकबर काफ़ी महान और शक्तिशाली राजा बना और उसने तकरीबन आधे भारत से ज़्यादा पे अपना शासन कायम किया। अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जहांगीर, और अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने ये इसको सक्सीड किया। हु कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ हिज फादर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, जहांगीर ने भी इस पॉलिसी को फॉलो किया, एक्सपेंशन की पॉलिसी को। शाहजहां द सन ऑफ जहांगीर वॉज एन एम्बिशियस रूलर, शाहजहां का जो बेटा था, पुत्र था, शाहजहां द सन ऑफ जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, उसने भी इस पॉलिसी को फॉलो किया। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लेकिन शाहजहां को आर्ट कला से बहुत प्रेम था। वेरियस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एंड फोर्ट्स वर बिल्ट बाय हिम, उसके द्वारा कई सारे फोर्ट्स बिल्डिंग्स बनाए गए। एक तो सबसे फेमस ताजमहल है जो कि उसकी वाइफ के याद में उन्होंने बनाया था, मुमताज़ महल की याद में, मास्टर पीस ऑफ हिज आर्किटेक्चर। औरंगजेब वन ऑफ द 4 सन्स ऑफ शाहजहां के 4 बेटे थे जिसमें औरंगजेब भी था एक। बिकम द एम्पायर आफ्टर शाहजहां के बाद उसने गद्दी पे उन्होंने मतलब शासन संभाला। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर इन ऑल डायरेक्शंस, उन्होंने अपने शासन को पूरे चारों तरफ भारत के सभी हिस्सों में फैलाया। इट रीच्ड इट्स हाइट, वो अपनी चरम सीमा पे था। ही ट्राइड टू रन एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्टली विद इस्लामिक रूल्स, उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने बिल्कुल इस्लामिक रूल को फॉलो किया। अकबर बहुत ज़्यादा मतलब लिबरल थे दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी, लेकिन औरंगजेब ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस्लामिक रूल्स को फॉलो किया और एक्सपेंशन किया। ही इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स विच शोड दैट ही वांटेड टू एस्टैब्लिश एन इस्लामिक स्टेट इन इंडिया, और वो इंडिया को पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो करवाए। द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब लॉस्ट द गुडविल एंड सिंपैथी ऑफ द हिंदूज, लेकिन इस धार्मिक कठोरता की वजह से हिंदुओं के बीच औरंगजेब काफ़ी अप्रचलित हो गया। इट एडेड टू द डिफिकल्टीज ऑफ औरंगजेब एंड डिसकंटेंटमेंट स्प्रेड इन कंट्री, और जिसकी वजह से लोग सभी असंतुष्ट हो गए। नाउ ही हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ हिज टाइम इन क्रसिंग द रिवोल्ट्स ऑफ राजपूत, जिसकी वजह से छोटे छोटे राजाओं ने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट्स करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू किया, और अब औरंगजेब का ज़्यादातर समय इसमें विद्रोह को कुचलने में ही व्यतीत होता था।
औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे पावरफुल रूलर था, बट वो लास्ट पावरफुल रूलर था। उसके डेथ के बाद बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, जिसकी वजह से मुगल के एम्पायर की प्रेस्टीज डिक्लाइन होने लग गई। अब वो श्रिंक होना शुरू हो गया। अब हमें ये जो अब उसके बाद है कि सोर्सेज, हमें कैसे ये सारे इन्फॉर्मेशन मिले। द मिडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैज सेवरल सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे सोर्सेज मिले। ये सोर्सेज क्या थे? दिस सोर्सेज इंक्लूड इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड राइटिंग। ये सोर्सेज क्या क्या थे? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? जो कॉपर की प्लेट या कोई प्लेट ऐसी जो हार्ड सरफेस पे जब इंस्क्रिप्ट किया जाता है, खुदाई करके अंकित किया जाता है कुछ थॉट्स को, लाइफ को, वो इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं। कॉइन्स, सिक्कों से, कि कौन से राजा, हर एक राजा का था कि अपने साम्राज्य में वो जो सिक्के चलाते थे, उन सिक्कों पे उनके सारे जो राजा होता था, कब से कब तक उसने शासन किया, और जो उन्होंने चिन्ह, स्मृति जो अपने ड्यूरेशन में वो लेते थे, यूज़ करते थे, वो उन सिक्कों से पता चलता था। उसके बाद बिल्डिंग्स, जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई, वो बिल्डिंग्स में उनकी दीवारों पे उन राजा के बारे में लिखा होता था, सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती थी। पेंटिंग्स एंड राइटिंग। अभी सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग इंग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शन जो होता है काफ़ी हार्ड सरफेस पे होता है, चाहे वो कॉपर की प्लेट हो, रॉक्स हो या पिलर्स हो। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, और इसके स्टडी को एपिग्राफी कहा जाता है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मिडाइवल पीरियड हैव बीन फाउंड इन टेम्पल्स इन साउथ इंडिया, और ये ज़्यादातर साउथ इंडिया में पाया गया। दे प्रोवाइड ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टन इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और इसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रू इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिले। डेट्स, क्वालिटीज़ ऑफ रूलर्स, रिलेशन विद अदर रूलर्स, इससे पता चलता है इन इंस्क्रिप्शन से कि उस समय के राजाओं का दूसरे राजाओं के साथ क्या संबंध था, कैसे उनके साम्राज्य में जीवन चल रहा था। नेक्स्ट है सम इंस्क्रिप्शन आर वेरी लेंदी सच लॉन्ग एज पोएम इन प्रेज ऑफ किंग। कुछ इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो राजाओं की तारीफ में, सम्मान में लिखे जाते थे और काफ़ी लंबे होते थे, कविताओं की तरह। इन तरह के इंस्क्रिप्शन को प्रशस्तीस कहा गया, यानी उनकी प्रशंसा के, उनके सम्मान में लिखे गए बातों को प्रशस्तीस कहा गया। दे वर यूजुअली रिटन बाय कोर्ट पोएट्स। वो राज दरबारी कवि जो होते थे वो लिखते थे, और जैसे चालुक्य के लिए मिला और अहोल के लिए कर्नाटका में मिला। फिर नेक्स्ट कॉइन्स विच आर पीस ऑफ मेटल यूज एज मनी। कॉइन्स को यूज़ किया जाता था एज अ मतलब एक्सचेंज के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज था कॉइन्स, करेंसी। और यूजुअली इशूड बाय रूलर्स ऑफ डिफरेंट किंगडम्स। ये किंगडम्स के थ्रू इश्यू किए जाते थे, रूलर्स के थ्रू। कॉइन्स के स्टडी से क्या पता चलता है? कॉइन्स की स्टडी को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, which provide as much information regarding dates, historical events as well as historical personalities. We can judge the economic condition through these coins. इन coins के बारे में स्टडी करके पता चलता है कि उस समय का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था। इस सबसे ज़्यादा हमें पता चलता है कि वहाँ के राजाओं का टेम्परामेंट और किस तरह का था उनका बिहेवियर अपनी प्रजा के लिए। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, और कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग। Monument and building often provide information about the various period during which they were built. Monuments और building से भी पता चलता है कि वो कब बनाए गए। जैसे कई सारे टेम्पल हैं, फोर्ट्स हैं, मकबरे हैं, मस्जिद हैं, ये बनाए गए मध्यकालीन भारत में। दे गिव अस सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस। ये इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे कैसा धार्मिक वातावरण था, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और सोशल सामाजिक कंडीशंस कैसी थी उस समय की। और साथ साथ some of the monument buildings that were built during the medieval period are the Taj Mahal, और इनमें से कुछ फेमस बिल्डिंग है ताज महल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, फोर्ट्स ऑफ ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर एंड आगरा। फिर पेंटिंग्स। पेंटिंग इलिस्ट्रेट द आर्टिस्टिक प्रोग्रेस ऑफ द टाइम। पेंटिंग से भी पता चलता है कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, राजाओं का दूसरे राजाओं के साथ क्या संबंध था, उनकी जीवन शैली क्या थी। सम रूलर एंड इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफन हैड देयर पोर्ट्रेट डन। जो बड़े बड़े राजा थे उन लोगों ने अपने पोर्ट्रेट से बनवाए थे। सो द पेंटिंग सर्व एज अ रिकॉर्ड ऑफ लाइन्स ऑफ डिसेंट्स ऑफ रूलर्स एंड नोबल्स। इससे पता चलता है कि उनके व्यवहार के बारे में उनके आंकड़े पता चलते हैं। इफ लिटरली वर्क इज इलिस्ट्रेटेड विद पेंटिंग इट मेक्स द अदर पर्सन अंडरस्टैंड द मैटर इन अ बेटर वे। अगर पेंटिंग के थ्रू मैसेज मिलता है तो ज़्यादा ईजिली उस चीज़ को हम समझ पाते हैं। इन एडिशन टू दिस डेवलपमेंट ऑफ आर्ट वाज इंट्रोड्यूस टू पीपल स्पेशली द आर्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। इसलिए मध्यकालीन भारत में इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया गया। फिर लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मीन्स जो लिखित तौर पे मौजूद सोर्सेज है जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिली उस समय की। द लिटरेरी सोर्स मीन्स द राइटिंग, बायोग्राफिक्स, प्लेज, नॉवेल्स एंड एपिक्स। जो काव्य, ग्रंथ और आत्मकथा,
कविताएं ये लिखी हुई मिली उस समय की, उससे भी हमें मध्यकालीन भारत के बारे में पता चलता है। और ये काफ़ी रिच कलेक्शन था वहाँ पे लिटरेरी सोर्स का। मिडाइवल मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर मेनली रिटन ऑन पाम लिव्स। उस टाइम शायद पेपर नहीं था, पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था कागज़ का, तो वो पाम के लीव्स पे, बर्च बार्क्स पे और स्किन्स पे लिखी जाती, पेड़ की छालों पे और पत्तियों पे लिखी जाती थी। ड्यूरिंग द लेट मिडाइवल पीरियड मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन पेपर। उसके बाद भोजपत्र का आविष्कार हुआ। भोजपत्र जो है एक प्रकार की स्टेम का बार्क होता है, वो उस पर लिखा जाने लग गया। सम ऑफ दीज आर ऑटोबायोग्राफी, ये आत्मकथा होती थी। मेमोइर्स होते थे, किसी के याद में सम्मान में लिखा जाता था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे रूलर्स के पास्ट के बारे में पता चला। इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज जो थी उस समय की वो थी राज तरंगिनी बाय कल्हन। कल्हन ने राज तरंगिनी लिखी थी। विच टेल अस अबाउट द किंग ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर के राजा और वहाँ की प्रजा के बारे में बताते हैं। विक्रमना देवा चरिता बाय चालुक्यस डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ किंग। पृथ्वीराज रासो बाय चांद बरदाई इज द अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में चांद बरदाई से पता चला, पृथ्वीराज रासो उन्होंने लिखा था। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड इंडिया केम इन कॉन्टैक्ट विद मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स। उसके बाद मध्यकालीन के दौरान ही काफ़ी सारे विदेशी यहाँ पे ट्रेवलर्स आए, पर्यटक आए। उसमें इब्न बतूता, मार्को पोलो और बर्नियर फेमस थे। उन्होंने इंडिया आए और उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में, राजा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। अल बरूनी द पर्शियन ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी का जब यहाँ शासन था तो अल बरूनी आया था और उसने यहाँ के वो एक पर्शियन ट्रेवलर था और उसने तहकीक हिंद लिखा बुक। दिस बुक गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इस बुक से हमें इंडिया की कल्चर और इकोनॉमी का पता चलता है कि उस समय की अर्थव्यवस्था, यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। इब्न बतूता रोट अबाउट द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के बारे में लिखा था। मार्को पोलो ने सोशल कस्टम्स और कल्चर साउथ इंडिया के, इसके बारे में लिखा था। चैप्टर इज़ ओवर। सो मैं आपको कुछ पिक्स भी भेज देती हूँ इसके, और साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ। और क्वेश्चन आंसर में आपको मैं अभी करने के लिए ए पार्ट दूंगी, गिव ब्रीफ आंसर्स, और मैंने इसके आंसर टाइप करके रखे हुए, मैं अभी आपको सेंड करती हूँ और आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके फिर मुझे करेक्शन के लिए भेजेंगे।